Hello everyone. Today we will discuss structure and composition of atmosphere. The table of contents included in this unit are mentioned in this slide. The first one is atmosphere. It is composition structure. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, ionosphere, hydrosphere, biosphere. We will discuss one by one all these topics, starting with atmosphere. एटमॉस्फेयर इज़ लेयर ऑफ गैसेस प्रेजेंट अराउंड द अर्थ. जो भी गैसेस है वो अर्थ के सराउंडिंग्स में है, वो इंक्लूडेड है एटमॉस्फेयर में. अब ये गैसेस अर्थ के साथ कैसे रिटेन रहती हैं, ये अर्थ के साथ कैसे रहती है, वो रहती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. कहाँ तक एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर 560 किलोमीटर्स तक है अप्रॉक्सीमेटली. अब जो ये गैसेस हैं जो अर्थ की सराउंडिंग्स में है उनका कंपोजिशन क्या है? ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9%, नाइट्रोजन 78% और ट्रेस गैसेस है 0.1%. अब जो यहाँ पे ट्रेस गैसेस हैं ये कितना है? ट्रेस गैसेस 0.1 है, लेकिन ट्रेस गैसेस में क्या क्या कौन कौन सी गैसेस इंक्लूडेड हैं वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है. एज यू कैन सी हियर, नियॉन इसमें 4.6% है, हीलियम 1.2%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.078%, ओजोन 0.10% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 93.497%. इन सब ट्रेस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा गैसेस में कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रेस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ओवरऑल सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन. ठीक है. और ये सारी गैसेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अर्थ के सराउंडिंग्स में. अर्थ की सराउंडिंग्स में ये सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं. और 80% ऑफ दिस गैसेस जो हैं वो ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होते हैं. पहली लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो ट्रोपोस्फियर है उसमें 80% ऑफ द गैसेस प्रेजेंट हैं. वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन 1% एटमॉस्फेयर में है. और इन लेयर्स का डिफरेंट लेयर्स का फंक्शन डिफरेंट है. जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे आपको एक लेयर दिख रही है, दूसरी लेयर, इसका फंक्शन ये है कि ये सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है. इसमें ओजोन लेयर होती है जो सोलर रेज को एब्जॉर्ब करती है. इसी तरीके से अगर हम ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है जितना हम लोग आल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं. कैसे होता है वो हम आगे ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे. अब कहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है और स्पेस है इनकी कह सकते सेपरेशन है, तो हम उसको एक लेयर से डिफाइन करते हैं. उस लेयर को कहते हैं कारमान लेयर. ये बाउंड्री लेयर होती है जो कि 100 किलोमीटर्स पे होती है. ये लेयर डिवाइड करती है एटमॉस्फेयर को स्पेस के साथ. इस लेयर को कारमान लेयर कहते हैं. इमेजिनरी लेयर होती है. एटमॉस्फेयर स्कैटर करती है ब्लू रेज को. नाउ वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनका क्या कंपोजिशन है, कितना उनका परसेंटेज है. देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर बना है गैसेस का और वाटर वेपर्स का. एज आई सेड यू कि गैसेस जो है उनमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और वाटर वेपर अप्रोक्सीमेटली 1% है. अब कितना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन सब की कंसंट्रेशन इस टेबल में दी हुई है. आप वन बाय वन करके इनको पढ़ के याद कर सकते हैं. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वॉल्यूम परसेंटेज में नाइट्रोजन 78%, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन में हमें इसको चेंज करना पड़ता है. 78 को पार्ट्स पर मिलियन में जब चेंज करते वो बनता है 780840. अगर आपको पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है तो वो 28 है, ऑक्सीजन का 32 है, वो डिफरेंट आता है. मास डिफरेंट है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्या पूछा गया है. जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में उनकी कंसंट्रेशन वैरी करती है जितना हम लोग हाइट के साथ उनको देखते हैं.
एक किसी हाइट पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और किसी हाइट पे कंसंट्रेशन कम होती है। लेट अस सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे जो गैसेस है इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ट्रोपोस्फियर लेयर में, लेकिन जितना हम लोग इसी लेयर में ऊपर जाएगी यहाँ पे गैसेस हमें कम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे गैसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा फिर होता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गैसेस आपस में क्लोजर पैक्ड होते हैं। तो जो डेंस होते हैं गैसेस वो 1 किलोमीटर तक होते हैं, और डेंसिटी ऑफ गैस एट सी लेवल होती है 1 to 2 kg मीटर क्यूब। नाउ वी विल डिस्कस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहली लेयर जो एटमॉस्फेयर में है वो है ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, ठीक है। इनको हम लोग आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं दो फैक्टर से, एक प्रेशर से और एक टेम्परेचर से। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम लोग ऊपर जाते हैं, जितना जितना हम लोग ऑल्टीट्यूड की तरफ ऊपर जाते हैं, मतलब स्ट्रेटोस्फियर से मेसोस्फियर, मेसोस्फियर से थर्मोस्फियर। तो टेम्परेचर जो है वो वैरी होता रहता है। कैसे वैरी होता है आप यहाँ पे इस ग्राफ पे देख सकते हो। लेट अस सपोज वाई एक्सिस पे ऑल्टीट्यूड है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, और ऑल्टीट्यूड को हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर्स में। जो सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, उस लेयर में क्या हो जाता है टेम्परेचर को देखिए। ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है जितना हम लोग ऊपर ऑल्टीट्यूड की तरह जाते हैं, मतलब जितना हम लोग 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर्स तक जाते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फियर की हाइट 12 किलोमीटर्स तक होती है, वो हम लोग आगे जाके लेयर्स में देखेंगे। जितना हम लोग 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर्स तक जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। उसका रीज़न ये है कि जो ग्राउंड सरफेस है वहाँ पे गैसेस जो होते हैं बहुत ही डेंस होते हैं, ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर क्या हो जाता है, जब उतना हम लोग ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन होती है, गैसेस की कंडेंसेशन होती है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। अब स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को एक लाइन से हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, या ऐसे भी कह सकते हैं ट्रोपोपॉज आउटर लेयर है ट्रोपोस्फियर की। फिर स्ट्रेटोस्फियर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों? वहाँ पे तो गैसेस नहीं है उतनी कंसंट्रेशन जितनी ग्राउंड पे है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो कि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। हीट बहुत ज़्यादा ट्रैप होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो फिर से इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से मेसोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में बीच में लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज, जो इन दो लेयर्स को आपस में सेपरेट करती है, या ऐसे भी कह सकते हैं स्ट्रेटोपॉज इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। इस लेयर में क्या होता है, फिर से जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि गैसेस नहीं होते हैं प्रेजेंट। दिस इज़ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसके बाद मेसोस्फियर से जब हम लोग ऊपर स्पेस की तरह जाते हैं, क्योंकि सन रेज़ का भी इफ़ेक्ट होता है, वहाँ पे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ होता है। थर्मोस्फियर को कहा जाता है दिस इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब कितना टेम्परेचर कम होता है, किस लेयर में कितना होता है, वो हम लोग लेयर्स में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बोला इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट लेयर्स पे क्या है और ऐसा क्यों होता है। टेम्परेचर कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, गैसेस की कंसंट्रेशन की वजह से। किसी लेयर में कुछ एक रीज़न है, किसी में कुछ और ये भी आपको याद रखना है कि जो ट्रोपोस्फियर है इसमें 80% ऑफ द गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्रेशर का क्या होता है वो आपको इस ग्राफ में देखने को मिलेगा। देखिए एक्स एक्सिस पे है प्रेशर जिसको हम पास्कल्स में मेजर करते हैं, और वाई एक्सिस पे है आल्टीट्यूड जिसको किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। जितना हम लोग हाइट से मतलब आल्टीट्यूड से नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर की लेवल आप देख सकते हो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गैसेस बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता है। और जहाँ पर गैसेस दूर दूर होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। Now we will discuss first layer of atmosphere, that is
ट्रोपोस्फियर। हम इस ट्रोपोस्फियर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कैसे यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती हैं, कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो हम लोग सारा इस लेयर में देखेंगे। ट्रोपोस्फियर वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से, जिसका मतलब है टर्न होना या चेंज होना। यहाँ पे चेंज क्या होता है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है ट्रोपोस्फियर में, इसीलिए ट्रोपोस का मतलब टर्न है या चेंज है। ट्रोपोस्फियर जो है इसकी हाइट कहाँ तक हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, 10 to 12 किलोमीटर तक इसकी हाइट हम लोग लेते हैं, और वेरिएशन आता है वेदर फैक्टर्स में और टेम्परेचर में। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो ग्राउंड है यहाँ पे, वहाँ पे गैसेस एक्यूमुलेट होते हैं, और 80% ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ट्रेस गैसेस, आर्गन, नियम, वो सारे ट्रोपोस्फियर में ही प्रेजेंट होते हैं। जब सनरेज ऊपर से पड़ती है अर्थ की सरफेस पर तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जब सन रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है तो सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पे होता है एटमॉस्फेयर में गैसेस, जितना ज़्यादा गैसेस की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हीट जो है वो एक्यूमुलेट एटमॉस्फेयर में ही होगी। जब एटमॉस्फेयर में ही हीट एक्यूमुलेट होती है तो हमारा जो अर्थ है वो हॉट रहता है और सर्वाइवल के लिए हमारे एक अच्छी कंडीशन मिल जाती है। अगर गैसेस नहीं, ये मैं आपको गैसेस की इम्पोर्टेंस बोल रही हूँ कि अगर गैसेस नहीं होते तो क्या होता, सारी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता और सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। लेकिन गैसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि मेंटेन करता है हमारे अर्थ का टेम्परेचर। नाउ वी विल सी क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जो अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे आपको अर्थ पे ओशंस भी मिलेंगे, वाटर बॉडीज़ भी मिलेंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो कहीं पे क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाते हैं, यहाँ पे ओशन से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाती है। एटमॉस्फेयर में ये वाटर वेपर्स चले जाते हैं। जहाँ पे ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे ये कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कहाँ पे कम होता है, बहुत ही ऊपर हाइट की तरह जब हम जाते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पे कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड्स बनते हैं, फिर जब ये हैवी हो जाते हैं तो रेनफॉल हो जाता है। तो जब ज़्यादा क्लाउड्स बनते हैं तो हम लोग बोलते हैं वेदर कैसा है कि यहाँ पे रेनफॉल होगा। जब क्लाउड ज़्यादा नहीं होता, हम धूप है तो मौसम अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें विद टाइम चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हम लोग ट्रोपोस्फियर को कहते हैं चेंज या टर्न। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर को क्या हो जाता है ट्रोपोस्फियर में। मैंने अभी आपको कहा कि जो ग्राउंड सरफेस है वहाँ पे गैसेस का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। जितना हम लोग हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है क्योंकि गैसेस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरस्टॉर्म, ये सारा कुछ ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ट्रोपोस्फियर जो है लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गैसेस की कंसंट्रेशन 1 to 2.5 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और जो ट्रोपोस्फियर में सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको हम लोग प्लानिटरी बाउंड्री लेयर कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा टर्बुलेंस होती है, टेम्परेचर की वजह से, विंड डायरेक्शन की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है प्लानिटरी बाउंड्री लेयर में। एटमॉस्फेयर का जो 80% ऑफ गैसेस हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही एक्यूमुलेटेड है। अब हम देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये स्ट्रेटोस्फियर आता है ट्रोपोस्फियर के बाद। ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है, जैसे हम लोगों ने देखा ट्रोपोस्फियर ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फियर है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, स्ट्रेटम, जिसका मतलब है लेयर। जैसे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ सरफेस, उसमें हम लोग देखते हैं क्रस्ट लेयर, मेंटल, कोर। तो स्ट्रेटम कहते ही है हम लोग लेयर्स को, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर कितने किलोमीटर्स तक है, अगर 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है, फिर 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर है।
स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है जो कि एक्यूमुलेट करती है सोलर रेडिएशंस को और हमें वो बचाती है हेवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट दिखाता है। उसका क्या मतलब है, लैप्स रेट मतलब होता है कि विद ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर का चेंज हो जाना। अगर टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट, और अगर विद ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव लैप्स रेट। तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर हमें नेगेटिव लैप्स रेट दिखाता है। उसके बाद ये मैंने यूवी रेज का आपको कहा। अब ओजोन यहाँ पे कितना होता है, 90% ऑफ द ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। और इसकी कंसंट्रेशन ओजोन की किस किलोमीटर तक ज़्यादा है, 20 से 40 किलोमीटर तक। कितना है, 2 to 8 ppm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें 1/1000 सी लेवल तक होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं ट्रोपोस्फीयर में ही, वहीं पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर ये ज़्यादा ऊपर सेकेंड लेयर में नहीं जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस मिडल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मीजो से, जिसका मतलब है मिडल। ये इसका मतलब इसलिए है क्योंकि ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आती है मीजोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर थर्मोस्फीयर के पहले आती है मीजोस्फीयर। तो ये लेयर सेंटर में आती है, इसीलिए इसको मिडल कहते हैं। ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं, ये 50 किलोमीटर से एक्सटेंड होती है अप टू 80 to 85 किलोमीटर्स। डायग्राम में डिफरेंट नंबरिंग्स हैं, और जो यहाँ से मैंने टेक्स्ट लिखा है इसकी नंबरिंग डिफरेंट है, लेकिन जो टेक्स्ट में आपको रेंजेस दी हुई है आपको वही याद रखना है। डायग्राम की रेंजेस वैरी होगी डिफरेंट डायग्राम्स में, लेकिन जो यहाँ पे लिखकर है आपको रेंजेस यही याद रखने हैं हर एक लेयर के लिए। अब मीजोस्फीयर में टेम्परेचर को क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है विद हाइट, ठीक है। कहाँ तक पहुँचता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है और इंक्रीज़ होकर, और यहाँ पे डिक्रीज़ होकर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है, यानी अपर मीजोस्फीयर तक। और इस लेयर की जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में हमने देखा कि वहाँ पे ओजोन लेयर थी जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती थी। मीजोस्फीयर में क्या है, फीचर ये है कि वहाँ पे मीटर्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं, जो स्पेस रॉक्स आते हैं वो वहाँ पे बर्न हो जाते हैं। और मीजोस्फीयर में माना जाता है कि ये कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अब जो बाउंड्री है जो सेपरेट करती है थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर को, उसको कहते हैं हम लोग मीजोपाज। नाउ थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज़ अ लेयर विच कम्स आफ्टर मीजोस्फीयर, ठीक है। ये भी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड है थर्मोस, जिसका मतलब है हीट। यहाँ पे इसको हॉटेस्ट लेयर माना जाता है। यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 85 से 500 किलोमीटर की रेंज तक थर्मोस्फीयर है। यहाँ पे टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जो इंटरनेशनल ऑर्बिट्स होते हैं आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में आप ये लेयर देख सकते हो, ओजोन लेयर। आपको क्वेश्चन आ सकता है इन विच लेयर ओजोन इज प्रेजेंट, देन यू हैव टू से स्ट्रेटोस्फीयर। किस लेयर में मीटियर्स बर्न होते हैं, मीजोस्फीयर। किस लेयर में इंटरनेशनल स्पेस ऑर्बिट्स होते हैं, थर्मोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जो ऑर्बिट्स होते हैं किस रेंज में होते हैं, 320 एंड 380 किलोमीटर्स की रेंज में होते हैं। हर एक लेयर को हम लोगों ने आपस में डिस्टिंग्विश किया। हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में स्ट्रेटोपाज है, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में मीजोपाज है। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच में जो बाउंड्री लेयर है वो वैरी होती है। वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ पे हम लोग कहते हैं ये बाउंड्री लेयर है, वो वैरी होती रहती है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर नेगेटिव लैप्स रेट दिखाता है।
नाउ एक्सोस्फीयर इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये स्टार्ट होती है एक्सोबेस से। एक्सोबेस क्या है? एक्सोबेस आउटरमोस्ट लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर है, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर नोन एज एक्सोबेस, और एक्सोबेस से स्टार्ट होती है एक्सोस्फीयर, और इसकी हाइट है अप टू 500 किलोमीटर्स। इसमें फ्री मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी इतनी होती है कि वो स्पेस में भी जा सकते हैं। देन वी हैव आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर एज सच कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं है, ये स्टार्ट होती है मीजोस्फीयर के बाद में ही, और थर्मोस्फीयर में भी इसको इंक्लूडेड किया गया है, और एक्सोस्फीयर में भी, और कुछ पोर्शन ऑफ मीजोस्फीयर में भी। यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखा कर है, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ मीजोस्फीयर में भी आयोनोस्फीयर आता है। इसमें ये इनको इसलिए आयोनोस्फीयर कहा गया है क्योंकि इसमें फ्री मूविंग पार्टिकल्स होते हैं या आयन्स होते हैं। एटम्स में जब सन रेज पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, इसी जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशंस में मदद करती है। जैसे रेडियो वेव्स है, उनको रिफ्लेक्ट होने में मदद करती हैं, इसीलिए इस लेयर को माना जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इस लेयर में डिफरेंट लेयर्स होती है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, ठीक है। डी लेयर 50 से 90 किलोमीटर तक स्टार्ट होती है, 50 किलोमीटर से स्टार्ट होती है अप टू 90 किलोमीटर। ई लेयर 90 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। एफ लेयर 150 से 800 किलोमीटर तक है, और खुद ये आयोनोस्फीयर 50 से 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और किस किस में ओवरलैप होती है? मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में। अब हमारी जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वो सारी कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल डिस्कस हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर डिराइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, एक है हाइड्रोर, दूसरा स्फेरा। हाइड्रोर का मतलब है वाटर और स्फेरा का मतलब है स्फीयर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं द वाटर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ओवर और अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी वाटर है उसका स्टडी करना, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर के अंदर स्टडी करते हैं। चाहे ग्राउंड वाटर स्टडी करें, चाहे क्लाउड्स स्टडी करें, ग्लेशियर्स, ओशन वाटर, जो भी वाटर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ओशियंस पे वाटर, इसको हम लोग कहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्लाउड्स है, यहाँ पे ये भी वाटर की फॉर्म होती है, तो ये ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ आएगा। ग्राउंड वाटर होता है जो ज़मीन के नीचे पानी होता है, जो हमें विजिबल नहीं होता है। जब हम लोग कुछ ट्यूबवेल्स वगैरह किसी जगह पे लगाते हैं, तब जाके हम वहाँ से ग्राउंड वाटर निकालते हैं, या कहीं पे वेल्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं जहाँ से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं। वो वाटर आता है वाटर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये वाटर सारा कितना कंपोजिशन है, कैसे बनता है, वो हम लोग हाइड्रोस्फीयर में देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर है, कौन कौन सा वाटर इसमें इंक्लूडेड है? ओशन वाटर, रिवर्स का वाटर, लेक्स का वाटर, और जो मॉइस्चर एयर में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे ट्री है, आई विल जूम इट। ट्रीज़ पे जो पानी होता है उसका जब एटमॉस्फेयर में वो वाटर एज गैस बन के चला जाता है, उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ओशंस पे जब सनलाइट पड़ती है तो ओशन के वाटर को इवेपोरेशन हो जाती है, वो पानी भी एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो कैप्स है, माउंटेन्स पे स्नो होता है, तो उस स्नो से जब इवेपोरेशन उस स्नो की होती है डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ सन रेज, उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो चाहे इवेपोरेशन से पानी एटमॉस्फेयर में जाए, ट्रांसपायरेशन से पानी एटमॉस्फेयर में जाए, सब्लिमेशन से पानी एटमॉस्फेयर में जाए, जब ये सारा वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाता है, एक पॉइंट होता है एटमॉस्फेयर पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। उस पॉइंट पे क्या होता है, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है, या हम लोग कहते हैं इसी वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो जाता है। ये सारा कंडेंसेशन हुआ होता है ड्यू टू इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, सब्लिमेशन। फिर जब इन वेट इन क्लाउड्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बारिश पड़ती है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन की 7 फॉर्म्स है, स्नो, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल, रेनफॉल, उसमें से एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। इसी तरीके से
ये जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं समर्स में जब ये मेल्ट होते हैं तो ये छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं जहाँ से पानी निकलता है। वो पानी जब नीचे वैली की तरह आता है या तो वो किसी एक जगह पे अब रिटेन करता है जहाँ पे लेक फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो लेक्स का पानी या रिवर्स का, नदियों का पानी या ओशन का पानी, ये सारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। इसी तरीके से ये साइकिल भी कंप्लीट होता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर साइकिल जिसको हम लोग कहते हैं। वाटर का ओशन से उठना इवेपोरेशन के वजह से, उसके बाद एटमॉस्फेयर में जाना जहाँ पे उसको कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, फिर क्लाउड का फिर से रेन क्लाउड से रेन गिरना, तो इससे ये वाटर साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है। अब हाइड्रोस्फीयर के कितने एरिया में वाटर प्रेजेंट है? 1.36 इंटू 109 क्यूबिक किलोमीटर। तो ये बहुत ज़्यादा एरिया होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट है। नाउ 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड रेस्ट 29% इज लैंड मास। ये जो 71% वाटर है इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 97% ओशनिक वाटर है और रिमेनिंग 3% फ्रेश वाटर है। पूरे वाटर में जो भी दुनिया में पानी है उसमें से ओशनिक वाटर जो कि पीने के लायक नहीं होता है वो 97% है और फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं वो 3% है। अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेश वाटर को देखिए फ्रेश वाटर 3% है और ओशनिक वाटर 97% है। अब जो वो फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? उस 3% का अगर हम लोग टोटल 100% ले, उसमें से जो 90% फ्रेश वाटर है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है और बाकी 29% जो है वो ग्राउंड वाटर है, मतलब वो पानी जो ज़मीन के नीचे है, और 1% वाटर जो फ्रेश वाटर में से आप देखते हैं अगर हम टोटल 100% ले उसमें से खाली 1% लेक्स में, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में, रिवर्स में और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। ये सारा फ्रेश वाटर की यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा के रहा है कि जो फ्रेश वाटर है 3% है, लेकिन इस 3% को कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे दुनिया में? आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में 90% है, ग्राउंड वाटर 29 और लेक्स में, रिवर्स में बाकी 1% आउट ऑफ दिस 100%। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि 71% ओशनिक वाटर है और बाकी जो 29% अप्रोक्सीमेटली वो लैंड मास है। उसमें भी लैंड में फर्दर इसको कैटेगराइज किया है, कुछ है जहाँ पे इनहैबिटेड लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, बैरन लैंड है, उसको अलग अलग परसेंटेज में है। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी में 60% ऑफ वाटर होता है बाय वॉल्यूम। जो अर्थ है ये बाकी प्लैनेट्स से इसी चीज़ पे डिस्टिंग्विश होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम वाटर अवेलेबिलिटी है, जिस वजह से उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नाउ वी विल सी कि जो सरफेस वाटर है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो किस फॉर्म में है। यूजुअली देखा जाता है कि जो सरफेस वाटर है वो 3 फॉर्म्स में होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। वो कैसे होता है सॉलिड फॉर्म में, मैं आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ साइड से यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लाई करते हैं। वहाँ पे हमारे इंडिया में नॉर्थ वाले हिस्से में माउंटेन्स हैं, ठीक है। फिर जब हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ओशंस है, सीज़ है, ठीक है। उन ओशंस और सीज से क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाती है। जब इवेपोरेशन हो जाती है तो उस वाटर का क्या होता है, गैस फॉर्म में वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो उसकी कंडेंसेशन होती है, उस वाटर की, इवेपोरेटेड वाटर की कंडेंसेशन के बाद फिर से उसका क्या होता है, रेनफॉल हो जाती है और लिक्विड फॉर्म में पानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे वापस आ जाता है।
और माउंटेनियस एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पे जब स्नो होती है वो वहाँ पे जम जाती है, तो सॉलिड फॉर्म में होती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर फ्रीज हो जाता है माउंटेनियस एरियाज़ में, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होती है। इसी तरीके से वाटर की 3 फॉर्म्स होती है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, सॉलिड स्नो हम देखते हैं, ग्लेशियर देखते हैं, गैस हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं, वाटर हम लोग ओशंस, रिवर्स, लेक्स में देखते हैं। अब जो ये वाटर है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाटर पहले कितना है, 71% है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ओशंस में है, लेक्स में है, रिवर्स में। अब फ्रेश वाटर कितना है, साल्टी वाटर कितना है, वो मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा है। नाउ वी विल सी कि जो ओशनिक वाटर है वो कैसे सेपरेट होता है आपस में। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो ओशन को है डिवाइड करते हैं इनटू पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, ये सारे ओशन डिवाइड हुए हैं इन्हीं कॉन्टिनेंट्स की वजह से। इक्वेटर भी जो ओशन है वो उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, कुछ नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउदर्न अटलांटिक ओशन। ये भी हमें याद रखना है कि जो ओशनिक वाटर की सैलिनिटी है वो 3.5% है, और जो सीज की सैलिनिटी है वो 3 to 3.8% है। सीज और ओशन में क्या फ़र्क है, सीज वो पोर्शन ऑफ ओशन होता है जो सराउंडिंग्स, लैंड के सराउंडिंग्स में होता है, और ओशन जो होता है बाकी लार्ज एरिया होता है जहाँ पे खाली पानी होता है। आफ्टर दैट हम लोग ये भी कहते हैं कि जो वाटर है, कुछ वाटर डायरेक्ट ओशन ही होता है, कुछ पानी सीज होता है, गल्फ्स होते हैं, बेज होते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ। सबसे पहले हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं बे क्या होता है और गल्फ क्या होता है। जो भी कोई एरिया आप देखो जहाँ पे ओशन के सराउंडिंग्स में लैंड हो, पार्शली सराउंड मतलब 3 साइड से लैंड सराउंडिंग्स में हो, और उस एरिया में ओशन पेनिट्रेट हुआ हो या कोई भी वाटर बॉडी हो, उस एरिया को हम लोग कहते हैं बे, जिसकी ओपनिंग बहुत ज़्यादा हो और 3 साइड से लैंड हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे। सिमिलरली अगर हम लोग गल्फ़ की बात करें, गल्फ़ में जो ओशनिक वाटर है वो भी पेनिट्रेट हो जाता है लैंड के अंदर, लेकिन वो बहुत डीपली पेनिट्रेट हो जाता है ओशनिक वाटर। वहाँ पे जो ओपनिंग होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू बे। बे में बहुत ज़्यादा ओपनिंग होती है, गल्फ़ में ओपनिंग कम होती है। और यहाँ पे जो लैंड होता है सराउंडिंग ओशन वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट लैंड जो होता है वो कम्प्लीटली यहाँ पे ओशन के सराउंडिंग्स में होता है, थोड़ा पोर्शन खुला होता है जो ओपनिंग होती है गल्फ़ की। एंड गल्फ़ ऑफ मैक्सिको इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ़। ठीक है, यहाँ पे बे में एक और कैरेक्टरिस्टिक है इसमें ये कि यहाँ पे जो लैंड है उसका कर्व बन जाता है। ठीक है, सेमी सर्कल जैसा बन जाता है लैंड का, बे के सराउंडिंग्स में जो लैंड होता है। यहाँ पे कर्व नहीं बनता है, यहाँ पे वेरी होता है ये साइज़ में, शेप में, डेप्थ में। ठीक है, और ये याद रखना है कि जो बे है वो वाइडर होता है देन दैट ऑफ द गल्फ। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हम लोग जियोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे अर्थ में हम लोग सारा अभी एटमॉस्फेयर का पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेटोस्फीयर देखा, मेसोस्फीयर देखा, थर्मोस्फीयर देखा। ये सब कुछ देखने के बाद हम लोगों ने देखा थोड़ा सा वाटर का, फिर हाइड्रोस्फीयर अर्थ में जो भी वाटर प्रेजेंट है। नाउ वी विल सी द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज़ लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो है इसको दूसरा नाम है जियोस्फीयर भी इसको कहते हैं। ये अर्थ का सॉलिड पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्रस्ट आता है और मेंटल का अपर पार्ट आता है। अर्थ 3 हिस्सों में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, मेंटल के 2 हिस्से, अपर मेंटल and lower mantle. This one is upper mantle, then this orange color is lower mantle. The upper mantle and the crust consists of lithosphere. ठीक है, अब क्रस्ट जो है ये अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है।
5 to 70 किलोमीटर्स तक इसकी थिकनेस होती है। ये रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल का बना हुआ होता है। ठीक है, अब जो ये क्रस्ट है इसके दो टाइप्स होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं ये डिवाइड हुआ है दो कैटेगरीज में। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि अर्थ की सरफेस है, दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो ओशन के नीचे वाली सरफेस होती है उसको हम लोग, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस ग्रे कलर एरिया, एंड दिस ब्लू इज ओशन, एंड बिलो दिस ओशन इज आवर ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, एंड दिस ऑरेंज कलर इज अपर मेंटल, क्योंकि अपर मेंटल के बाद ही क्रस्ट आता है। क्रस्ट के दो हिस्से, एक ओशनिक क्रस्ट, एक ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे और एक कॉन्टिनेंटल crust. Now we will see what are the features of oceanic crust and continental crust. देखिए, जो क्रस्ट होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कैसे ये मूव करता है, किस फिनोमेनन की वजह से क्रस्ट मूव करता है। उस मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं। ठीक है, we will see in further slide कि कैसे ये मूवमेंट होती है और कैसे अर्थक्वेक होती है, what are the reasons behind this movement। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो ओशनिक क्रस्ट होता है ये थिन होता है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कितना होता है? अप टू 5 किलोमीटर थिक ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये थिक होता है 30 to 70 किलोमीटर। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट जो होता है ये डेंस रॉक का बना हुआ होता है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये लेस डेंस होता है एज कंपेयर टू द ओशनिक क्रस्ट। नाउ जो ओशनिक क्रस्ट होता है इसमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं? सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसमें भी डिफरेंट मिनरल्स होता है, लेकिन सबसे अबंडेंट जो है मेटल इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। जो क्रस्ट होता है ये डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मेंटल, इस वजह से कि जो क्रस्ट है वो इग्नियस प्रोसेस से बना है। उसमें क्या होता है कि जो मोल्टन माग्मा होता है मेंटल में वो कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है और रॉक्स बन जाती है, इग्निशियस रॉक्स। जो मेंटल है वहाँ पे माग्मा बिल्कुल ही ज़्यादा मोल्ड हो जाता है, और वो मेंटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माग्मा प्रेजेंट होता है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे होता है? मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स, ये कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको इस एनिमेशन में समझाऊंगी। ये एक्सपेरिमेंट पानी पे किया गया है, इससे हमें कन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ वाटर समझ आएगा। वही प्रोसेस अर्थ में भी होता है। देखिए क्या किया गया है, जो वाटर है इसमें दो कलर्स डाले गए हैं, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। रेड कलर बिल्कुल सेंटर पे डाला गया है, इस वजह से क्योंकि जब हम हीटिंग कर रहे हैं हम सेंटर पे ही हीट कर रहे हैं वाटर को। जब हीटिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है एट सेंटर ये लिफ्ट होता है अपवर्ड। ठीक है, जो रेड कलर है वो भी फिर अपवर्ड ही लिफ्ट होगा क्योंकि वो सेंटर पे है। और जो ब्लू कलर है ये साइड से कोल्ड वाटर है। आप देखोगे कि जो कोल्ड वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हॉट वाटर है उसकी जगह लेगा और हॉट वाटर ऊपर जाएगा। इन कलर से हमें समझ आएगा कैसे हॉट वाटर ऊपर जाता है और कैसे कोल्ड वाटर हॉट वाटर की जगह लेता है। आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं कि देखिए हीटिंग नीचे से हो रहा है, हॉट वाटर ऊपर जा रहा है, साइड से कोल्ड वाटर हॉट वाटर की जगह ले रहा है। इसका वजह ये है कि जो हॉट वाटर है इसका वेट कम हो जाता है और ये ऊपर जाता है, और जो कोल्ड वाटर है इसका वेट इंक्रीज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, और ये यहाँ पे क्या करता है हॉट वाटर की जगह। ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। यही साइकिल बिल्कुल अर्थ में भी होता है। अर्थ में आप देखोगे जो हॉट हीटिंग मैकेनिज़्म है वो कोर प्रोवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे बीकर प्रोवाइड करता है हीटिंग मैकेनिज़्म, और यहाँ पे सेंटर पे वाटर है और वहाँ पे आप देखोगे माग्मा, वो जो कि हीट अप हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा। हॉट वाटर के ऊपर अगर हम यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो वो फैल जाएगा। इसी तरीके से अर्थ में जो माग्मा होता है वो हॉट होता है, वो ऊपर चला जाता है, और अर्थ के ऊपर क्रस्ट है जिस पे हम हैं, तो वो क्रस्ट फैल जाता है, उस जगह पे फैल जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। अब यही मैकेनिज़्म हम देखेंगे अर्थ में।
देखिए जैसे अभी यहाँ पे बीकर हीटिंग का काम करता था, यहाँ पे कोर हीटिंग का काम करता है। और जो माग्मा होता है मेंटल में, वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है और फैल जाता है ऊपर की तरफ। जब वो फैल जाता है ऊपर, आप देख सकते हो क्रस्ट में क्रैक पड़ गया, एक तरफ से क्रैक पड़ गया, दूसरी तरफ से वो क्लोज आ गए। ठीक है, जहाँ पे क्रैक हो रहा है बीच में, क्योंकि वो फैल रहा है माग्मा वेट कम होने की वजह से, यहाँ पे अर्थ में बीच में क्रैक हो रहा है, वहाँ पे रिफ्ट्स बन जाते हैं। और एक तरफ से अगर अर्थ फैल रहा है जहाँ पे सेंटर है, सेंटर पोजीशन होती है कोर की, वो हीट हो रहा होता है माग्मा, दूसरी तरफ से फिर वो क्रस्ट आपस में क्लोज आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रस्ट कैसे आपस में क्लोज आ जाते हैं। जब जो ऊपर लिथोस्फीयर आपस में क्लोज आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है, हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से। जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो किसी न किसी जगह पे इसको वो रिलीज़ करना पड़ता है, एक्सेस गैसेस, जहाँ पे फिर ये रिलीज़ होते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं। यही प्रोसेस होता है कन्वेक्शन प्रोसेस इन अर्थ। ठीक है, जिसकी वजह से प्लेट्स मूव करते हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हो कैसे यहाँ पे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है। अगर आप फिर से आप देखोगे ये पिछला स्लाइड, यहाँ पे मैंने लिखा था कन्वेक्शन प्रोसेस काजेस मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फीयर प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस काजेस मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर प्लेट्स। कन्वेक्शन प्रोसेस भी आपने समझा क्या होता है, और मूवमेंट ऑफ लिथोस्फीयर भी आप लोगों ने देखा, वेट कम होने की वजह से जब अर्थ बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा वेट जो माग्मा है वो मोल्ड हो जाता है पूरा हीटिंग की वजह से, जिसकी वजह से लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव हो जाते हैं, और उसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। एक तरफ से वो मूव होते हैं, दूसरी तरफ से वो फिर वहाँ पे कंप्रेस भी हो जाता है, जहाँ पे फिर वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाते हैं। Now we will see what is the difference between oceanic crust and continental crust. ओशनिक क्रस्ट जो होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा कि ये थिनर होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये किसका बना हुआ होता है। ओशनिक के बसाल्ट का बना हुआ होता है, वेरे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। जो बसाल्ट होती है ये रॉक मटेरियल है, जो कि पहले जो क्लास से बना हुआ होता है और पायरोक्सीन से बना होता है। पहले जो क्लास क्या होता है, ये एक रॉक मिनरल होता है जिसमें जो एल्युमिनियम सिलिकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बसाल्ट जो है इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है और आयरन और मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत होता है। ओशनिक क्रस्ट डेंसर होता है, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये लेस डेंसर होता है देन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट को साइमा भी कहा जाता है और मैफिक रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, या आयरन एंड मैग्नीशियम इसमें बहुत होता है। वेरा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसको सायल लेयर कहते हैं, या क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें क्या ज़्यादा है, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम कि सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसमें है सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। नाउ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो वर्ड है ये कॉइन किया है जियोलॉजिस्ट एडवर्ड ने 1875 में, और कहा जाता है कि जो बायोस्फीयर है ये ऐसी अर्थ की सरफेस है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर कब से स्टार्ट हुआ या कब से शुरू हुआ, जब से प्रोसेस ऑफ बायोजेनेसिस हुई, लाइफ एग्जिस्ट हुई इस दुनिया में। कब हुई है? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। बायोस्फीयर में हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, चाहे स्मॉल बैक्टीरियम हो टू द लार्जेस्ट व्हेल विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, लाइफ कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? लाइफ बिलो द ग्राउंड, 3 मीटर बिलो द ग्राउंड अगर जाएगी वहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करती है, और अबो 30 मीटर्स के ऊपर तक लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हम लोग माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों ना ले। और ओशियंस में 200 मीटर तक लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर को हम लोग डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें स्मॉलर फ्लोरा एंड फौना होता है। बायोम्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। मेजर बायोम्स ऑफ दिस वर्ल्ड है, मेजर बायोम्स में क्या क्या आता है? डेजर्ट एक बायोम बनाता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, टुंड्रा और सेवरल टाइप्स ऑफ एक्वाटिक एनवायरनमेंट। बायोम्स में क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे कम्युनिटीज़ अडेप्ट होती हैं इन डिफरेंट क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस।
Biological manifestation of life is characterized by organization, metabolism, growth, adaptation, response to stimuli and reproduction. Properties common to most organisms are cellular, ठीक है, having metabolism, capacity to grow, response to stimuli and reproduce the same organism. इसी के साथ हमारा ये यूनिट सारा कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. ये सेकंड यूनिट था आपके फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में. ठीक है. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच.